हम लोग हॉल के अंदर आए, अपने घर में भी जाते हैं, छत तक जाना हो तो सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्योंकि किसी ने कहा है कि सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है। सीढ़ियाँ उनके लिए बनी हैं जिन्हें छत पर जाना है, जिनकी नज़र है सितारों पर, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। बीकानेर के एक छोटे से गांव से लेकर अपना रास्ता खुद बनाने वाले और भारत सरकार के प्रतिष्ठित मंत्री के पद पर पहुंचने वाले आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, जो भारत सरकार के संसदीय कार्य और संस्कृति मंत्रालय के माननीय मंत्री हैं, और भारत विकास परिषद, जैसा कि आदरणीय सुरेश जैन जी भाई साहब और श्यामलाल भाई साहब ने बताया कि सेवा, संस्कृति और संस्कार के क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है, तो हम उनके साथ कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, वो हमारा कैसे सहयोग ले सकते हैं और उनका हमारे क्या मार्गदर्शन दे सकते हैं, इस आशय से मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपना एक बौद्धिक मार्गदर्शन हम सबको प्रदान करें। आदरणीय श्रीमान अर्जुन राम जी मेघवाल, कर्तव्य ध्वनि से स्वागत। बौद्धिक मार्गदर्शन देना है तो मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या होता है? थोड़ा आप बताएंगे, मेरा मार्गदर्शन करेंगे तो अपन मार्गदर्शन देने की स्थिति में आ जाएंगे। आप हाँ बैठ जाइए, वैसे आ जाइए, आ जाइए। अच्छा एक प्रोग्राम आज सुरेश जी भाई साहब ने एक अच्छा कार्यक्रम दिया है। हम तो फिरोजाबाद थे, आज करीब करीब वहीं रहने का था मन, लेकिन आग्रह इतना मजबूत था सुरेश जी भाई साहब का कि आगरा ही आना पड़ा। भारत विकास परिषद उत्तर मध्य क्षेत्र फर्स्ट NCR 1 का रीजनल अधिवेशन अमृतम 2021 और उस कार्यक्रम में उपस्थित राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत विकास परिषद के आदरणीय गजेंद्र सिंह जी संधू साहब, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारत विकास परिषद के आदरणीय सुरेश जी जैन साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्यामलाल जी शर्मा, ये हमारे राजस्थान से ही हैं, ये तो पता ही है ना आपको। हमारे सुनील जी खेड़ा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, तरुण जी शर्मा अतिरिक्त महामंत्री और संचालन भी बहुत बढ़िया करते हैं, ताली बजा के स्वागत भी कर सकते हैं। केशव दत्त जी गुप्ता, नवीन जी, परवीन गर्ग साहब, बसंत गुप्ता जी, राजीव अग्रवाल जी, प्रमोद सिंघल जी, इनकी प्रमोद सिंघल जी की सारी व्यवस्थाएं शायद ऐसा ही है ना, इनके लिए भी अपन बहुत ताली बजा के धन्यवाद आभार व्यक्त कर सकते हैं। राहुल गर्ग जी, अन्नूराम दुबलेश जी, डॉक्टर नितिन दालव जी, विक्रांत खंडेलवाल जी, श्रीमती अंजू सिंघल जी, रूपल गोयल जी, विनय सिंघल जी, धर्म गोपाल मित्तल जी, अखिलेश भटनागर जी, विनय सिंह एडवोकेट, सोमदेव सारस्वत जी, और इस प्रांगण में, इस परिसर में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति, पत्रकार बंधुओं, आज 2 महापुरुषों का जन्मदिन है। किस किस का है? अटल जी और मदन जी का। तो दोनों को अपन याद करना चाहिए। हाँ, तो एक बौद्धिक अटल जी का है संसद में दिया हुआ। तो अटल जी की वन लाइनर बहुत फेमस हुआ करती थी, होती थी कि नहीं होती थी? वन लाइनर एक सेंटेंस में जो जवाब देते थे वो वाकई बौद्धिक होता था। और मेरे को कहा गया कि आपको मार्गदर्शन ही बौद्धिक ही देना है। तो एक वन लाइनर से मैं शुरू करता हूं। एक बार संसद में चर्चा हो रही थी AAR अंतुल्य पर। AAR अंतुल्य का नाम सुना है ना? काफी भ्रष्टाचार का मामला था, शायद सीमेंट घोटाला था क्या? है? वही था ना? हाँ वही था शायद। तो उसपे भ्रष्टाचार क्यों फैल गया समाज में,
इस पे चिंतन करते हुए अटल जी बोल रहे थे। तो अटल जी बोलने खड़े हुए, अटल जी कई बार रुकते थे। वैसे ये धरती भी अटल जी की है, आगरा के नजदीक ही है, या बुटेश्वर है ना, है आगरा जिले में है। तब तो मैं सही बोल रहा हूँ, श्रद्धांजलि सही दे रहा हूँ मैं उनको। तो बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, अध्यक्ष जी इस सदन में कुछ अनतुले हैं। अनतुले, हाँ, बगैर तुले में भ्रष्टाचार भी तोलते नहीं, ऐसे ही अनतुले ही लेते हैं। इस सदन में कुछ अनतुले हैं, कुछ तुले हुए हैं। तो चंद्रशेखर जी सदन में थे, लोकसभा में बैठे थे। तो ऐसा कहकर अटल जी रुके तो चंद्रशेखर जी खड़े हो गए कि पंडित जी आप क्या हो। तो फिर अटल जी ने कहा, ये सब रिकॉर्ड में है, पार्लियामेंट के जो कार्रवाई है उस दिन की कार्रवाई के रिकॉर्ड में, वहीं से ही बोल रहा हूं। तो ना फिर कहा, फिर चंद्रशेखर जी ने कहा आप क्या हो। तो जो जवाब दिया अटल जी ने, वन लाइनर जवाब है, और कितना शानदार जवाब है, जो भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ताओं पर भी लागू होता है। क्या कहा अटल जी ने कि अध्यक्ष जी सदन में कुछ अनतुले हैं, कुछ तुले हुए हैं। चंद्रशेखर जी ने कहा, अटल जी आप क्या हो। बोला, हम नपे तुले हैं। बौद्धिक है मार्गदर्शन, एकदम बौद्धिक है ना, है? बिल्कुल बौद्धिक है। तो ऐसे अटल जी इस क्षेत्र के ही रहने वाले, बहुत वन लाइनर उनके बहुत फेमस है। हम हमारे भारतीय विकास के कार्यकर्ताओं को नपे तुले होना चाहिए, जो सुरेश जी भाई साहब ने जिक्र किया। और परम पूज्य मोहन भागवत जी ने उस दिन विज्ञान भवन से आह्वान सबको किया ही था कि कैसे डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने भारत विकास परिषद की स्थापना की, और जिस उद्देश्य को लेकर हम चले उसमें हम कहाँ तक पहुंचे, ये विश्लेषण करने का भी विषय है। 100 साल की यात्रा हमने कर ली है। नहीं, कितने साल की यात्रा का था वो? 50 ना, 58 वर्ष की यात्रा का, 58 वर्ष की यात्रा का। लेकिन उनका 100 वर्ष थे, सूरज प्रकाश जी के 100 वर्ष थे। कुछ विषय भी था। देखिए, अब बौद्धिक मार्गदर्शन में एक विषय आता है, वो मैंने एक जगह दिया था दिल्ली में, मुझे यहाँ बैठे बैठे याद आ गया। तो उसको सूरज जी उसको भी कुछ कर दें, उसको थोड़ा कर देते हैं। हाँ, भारत को जानो, ये आपने प्रतियोगिता हमारे परिवार में हमसे भी करवाई, और भी लोग करते हैं, स्कूलों में, कॉलेज में, सब जगह करते हैं। बहुत अच्छी प्रतियोगिता है। लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जी ने जब 1895 में मिशिगन यूनिवर्सिटी में पत्रकारों के बीच में कहा कि आप अभी भारत को जान नहीं रहे हो। उस समय भारत गुलाम था। कौन से सन की बात कर रहा हूं मैं? 1895। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो से विश्व धर्म सम्मेलन, जो पार्लियामेंट थी, विश्व धर्म सम्मेलन की जो पार्लियामेंट थी, उसको संबोधित किया था। और वहां से उन्होंने भारत को जानो जैसा एक कंसेप्ट दिया था कि भारत दया, करुणा, मानवता का पुजारी नहीं है, उसको जीवन में उतारने के हर नागरिक भारत के प्रयास करते हैं। ये उन्होंने वहां से कहा। तो वहीं उन दिनों थे स्वामी विवेकानंद। तो पत्रकारों की एक कॉन्फ्रेंस थी मिशिगन यूनिवर्सिटी में। तो एक पत्रकार खड़ा हुआ कि स्वामी जी आपका भाषण तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप अभी तो गुलाम हो, आप आजाद कब होंगे? तो ये कठिन प्रश्न नहीं था क्या उस समय के लिए? आप बताओ कैसा था प्रश्न? बहुत कठिन प्रश्न था। स्वामी विवेकानंद थोड़ी देर ध्यान में गए तो वो पत्रकार चिढ़ाने लगा कि जब प्रश्न कठिन होता है तो बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद हो जाती है।
स्वामी जी ध्यान में गए थे, वाकई ध्यान में गए थे। ये भी एक भारत की परंपरा है, दूरदर्शी माध्यम से जानने का। और ध्यान के बाद वो जब लौटे 5-7 मिनट के बाद, तो उन्होंने कहा, सुनो मेरे मित्र, वो सारा वाक्य तो अंग्रेजी में है, उसका बहुत पुस्तकों में आया, उसका अनुवाद करके बता रहा हूं। तुमने एक प्रश्न किया है कि भारत आजाद कब होगा। मैं 3 ऐसे प्रश्न हैं जो अभी संसार में घूम रहे हैं, उनका जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने देखा है, मैंने तो एक ही पूछा, अभी एक का तो दे ही नहीं रहा है, 3 का कह रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहला सुनो, तुमने पूछा हमारा देश भारत आजाद कब होगा। 50 साल बाद ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि मेरा देश आजाद हो जाएगा। ये कब बोल रहे हैं? 1895। 50 को जोड़ो, कितने हुए? 1945। 1945 में क्या परिस्थिति बनी? सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड में चुनाव प्रचार के दौरान ये बहुत बड़ा मुद्दा था। एटली कह रहा था कि हम जीतेंगे तो भारत को आजाद करेंगे। आप उस समय का अखबार उठा के देखना, या अगर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हो तो जानना, एटली घूम घूम के इंग्लैंड में कह रहा था कि हम जीतेंगे तो भारत को आजाद करेंगे। चर्चिल घूम घूम के कह रहा था हम जीतेंगे तो हम आजाद नहीं करेंगे, लेकिन एटली जीत गया और भारत आजाद हो गया। तो स्वामी विवेकानंद की एक भविष्यवाणी सही हुई कि नहीं हुई? बताओ मेरे को, सही हुई कि नहीं हुई? तो स्वामी जी के लिए ताली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? 1895 में बोलने वाले स्वामी जी की 50 साल बाद एक भविष्यवाणी सही होती है, वो एक दूसरी भविष्यवाणी करते हैं उसी पत्रकारों के बीच में। उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूं कि कार्ल मार्क्स के 100 साल बाद, कार्ल मार्क्स के जन्म के 100 साल बाद रूस में एक औद्योगिक क्रांति होगी। वहां से एक विचारधारा पनपेगी जो 100 साल बाद समाप्त भी हो जाएगी। तो उस पत्रकार ने सवाल किया कि स्वामी जी, यहां आप झूठ बोल रहे हो। रशिया एग्रो बेस्ड कंट्री है, वहां औद्योगिक क्रांति या मजदूरों की क्रांति नहीं हो सकती। हां, आप अगर जर्मनी कहते हो, इंग्लैंड कहते हो, इवन फ्रांस कहते हो, इवन अमेरिका कहते हो, तो हम मानते हैं। लेकिन आपने रूस का जिक्र किया है, इसलिए हमने स्वीकार नहीं करते। तो स्वामी जी ने कहा, आप स्वीकार करो या मत करो, मैं भारतीय ज्ञान परंपरा से जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है उसके आधार पर बोल रहा हूं। आगे आप देखना अब क्या हुआ। कार्ल मार्क्स कब जन्मे, किसी को पता है? 1818। कब जन्मे? कब जन्मे? 1818। रूस में क्रांति कब हुई? 1917। हो गई ठीक 100 साल बाद। और 2017 आते आते वामपंथी सारे संसार से गायब हो रहे कि नहीं हो रहे भाई? हो रहे कि नहीं हो रहे? अरे हो रहे कि नहीं हो रहे? तो फिर स्वामी जी के लिए ताली नहीं बजती क्या? नहीं बजनी चाहिए क्या? तीसरी भविष्यवाणी क्या की थी स्वामी जी ने, वो और महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मैंने जो देखा है अब इस समय ध्यान में, 21वीं सदी भारत की होगी। तो वो पत्रकार कहता है, स्वामी जी आप झूठ बोल रहे हो, अभी आप 19वीं सदी के उत्तरार्ध में चल रहे हो, शायद 20वीं बोल रहे होंगे। उन्होंने कहा नहीं, 20वीं नहीं बोल रहा हूं, 21वीं बोल रहा हूं। तो उन्होंने कहा 100 साल का गैप देकर के बोल रहे हो, ऐसा आपने क्या देख लिया? उसने कहा, मेरी जो ज्ञान परंपरा, मेरा जो अध्यात्म, मेरा जो ध्यान करने की प्रक्रिया मेरे गुरु ने सिखाई थी, उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूं। तब मुझे बताइए कि स्वामी जी की 2 भविष्यवाणी सही हो गई, तो तीसरी सही नहीं होगी क्या? तीसरी सही होगी कि नहीं होगी? है? होगी कि नहीं होगी?
हो ही गई, हो रही है, शुरुआत हो गई। 21वीं सदी भारत की होगी। अब यहां ये सदी का जब विषय आता है तो ये अटल जी को इसकी जानकारी बहुत थी। अटल बिहारी वाजपेयी 1 जनवरी 2000 को इस देश के प्रधानमंत्री थे। ध्यान आ रहा है? आप तो बहुत से लोग हैं जिन्होंने 20वीं सदी गई, 21वीं सदी का सूरज उगा तो बहुत से रात को लोगों ने 12 बजे के बाद पटाखे चलाए होंगे, किसी ने सूरज उगने पे चलाए होंगे। किया होगा कि नहीं किया होगा? है? किया था, किया था, किया था जी, बहुत से लोगों ने किया था, मुझे ध्यान है, किया था। लेकिन अटल जी थे प्रधानमंत्री। अटल जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन अटल जी ने क्या किया? क्योंकि मैं जयपुर में 165 देवी नगर घर पे सो रहा था। मैं उस दिन बाड़मेर से आया था, राजस्थान से। मैंने कहा पटाखे क्यों चला रहे हो, क्या है? बोला 21वीं सदी लग गई। विषय था तो है, यही था। अब अटल जी ने क्या किया ये सुनो। अटल जी उस दिन पूजा करने के लिए उठे। सूरज की किरण निकलने से पहले नहा धोकर के तैयार हुए। उन्होंने लॉन में ही भारत माता की पूजा के हिसाब से भारत माँ की पूजा, भारत भूमि की पूजा करने जैसा एक इन्वायरमेंट बनाया और वहां बैठ गए और पूजा करके जैसे सूरज की पहली किरण पड़ी, सूरज को प्रणाम किया, धरती मां को प्रणाम किया और उसका चक्कर लगा करके वापस उसी जगह जाने लगे तो सामने एक महिला खड़ी थी। उस महिला ने क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा तुम यहां सुबह सुबह कैसे? उन्होंने कहा मुझे एक प्रश्न करना है आपसे। बोला क्या? कि 21वीं सदी किसकी होगी? ये उस पत्रकार का प्रश्न था जी, महिला पत्रकार का, अटल जी को 1 जनवरी 2000 को। और अटल जी ने फिर वन लाइनर ही कहा कि 21वीं सदी एशिया की होगी। ये जो सदी को तय करने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि सदी हमेशा कॉन्टिनेंट की होती है, उसमें से एक देश नेतृत्व करता है। तो ये कह करके अटल जी तो आ गए। बड़ा विवाद हुआ कि कैसे एशिया की सदी होगी। उस समय फिर नॉर्थ अमेरिका की सदी होने का ही चर्चाएं थी। 2004 में अटल जी प्रधानमंत्री नहीं रहे। 4 और 14 के बीच में इस देश में प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो भी विश्व पटल पे जाते थे। वहां एक थॉट आया नया कि ये 21वीं सदी एशिया अफ्रीका दोनों की होगी। ये पहली बार हुआ। ये सदी तय करने वाले लोग हम नहीं हैं, ये अलग लोग हैं। इनको आप राइटर क्लब्स का नाम दे सकते हो, इंटेलेक्चुअल क्लब का नाम दे सकते हो, ऐसे बहुत से संगठन हैं जो सदी तय करते हैं। तो उन्होंने जॉइंट तय करने की कोशिश की एशिया अफ्रीका। लेकिन 14 आते आते ऐसी परिस्थितियां बनी, वो स्वामी विवेकानंद। 14 आते आते ऐसी परिस्थितियां बनी कि अमेरिका के बैंक बंद हुए, पिक्स नाम का एक संकट आया, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहेगा कि नहीं रहेगा, एक नया संकट आया कि नहीं आया? इन सारे संकटों के बीच पूरे संसार में यह वातावरण बना और इसके बाद मोदी जी आ गए 2014 में। तो वो जो सदी तय करने वाले लोग हैं वो कह रहे हैं सदी तो एशिया की होगी। ये 1 जनवरी 2000 को अटल जी ने कहा। 1895 में स्वामी विवेकानंद ने मिशिगन यूनिवर्सिटी में कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, उन्होंने कहा। अब अटल जी ने कहा सदी एशिया की होगी। एशिया में 4 देश हैं जो कंपटीशन में हैं। देखिए 20वीं सदी, आप 19वीं से चलिए, 19वीं सदी यूरोप की थी। यूरोप इज ए कॉन्टिनेंट और उसका नेतृत्व किया इंग्लैंड ने। 20वीं सदी नॉर्थ अमेरिका की थी और उसका नेतृत्व किया यूएसए। अब 21वीं सदी एशिया की होगी तो उसका नेतृत्व कौन करे? इसकी लड़ाई है, इसका नेतृत्व कौन करे? इसकी लड़ाई है। लेकिन 4 देश
कंपटीशन में है। ध्यान है कौन कौन से हैं? चाइना, ठीक है, चाइना कंपटीशन में है, इसमें कोई शक नहीं है। जापान भी है, भारत भी है, एक और है। हाँ, कई लोग कोरिया का कहते नहीं कि और देश है। सुरेश जी पेपर आउट नहीं करेंगे अभी। कुछ लोग कहते हैं कोरिया का, लेकिन देश है ये। हाँ, क्या बोला अभी? हाँ, रसा, आप क्या प्रोफेसर हो क्या? क्या नाम है आपका? नूतन गुप्ता जी के लिए ताली बजाइए भाई, जोरदार। अरे जोरदार बजाओ भाई ताली। तो अच्छा जवाब दिया इन्होंने। आप नक्शे में देखेंगे तो रूस जो है 85% के आसपास एशिया में है ज्योग्राफिकली, 15% यूरोप में है, इसलिए इतिहासकार उसको यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। तो अब 4 देश कंपटीशन में हुए, भारत, चाइना, जापान और यूरेशिया। अब इसके पैरामीटर सुनिए, जिससे आपको लगेगा कि स्वामी विवेकानंद की बात सही होती नजर आ रही है। स्वामी जी का चित्र भी आपने यहां लगाया है। पैरामीटर क्या है? पहला पैरामीटर है डेमोक्रेटिक सोसाइटी है या नहीं। जो देश नेतृत्व करे इन चारों में, कौन आगे है जी? भारत। चीन और भारत के बीच में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे तो भारत को 100 में से 100 मिलेंगे, और चाइना को? हाँ, आजकल वो एक दूसरा वो फाचर लगा रहा है। फाचर क्या, कोई ऐसा कर रहा है, पैंतरा फेंक रहा है कि हम भी लोकतंत्रीय देश हैं। क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है। ये ध्यान रखना, ये जो विशेष सदी तय करने वाले लोग हैं, वे डेमोक्रेटिक सोसाइटी है नहीं है। अब एक दल है तो भी कहता मैं लोकतंत्र हूं, लेकिन लोकतंत्रीय व्यवस्था वहां नहीं है। फिर है परोपकार की भावना। जो देश नेतृत्व कर रहा है उसके अंदर जो समाज रहता है, लोग रहते हैं, उसके अंदर परोपकार की भावना है या नहीं है। तो इसमें भारत क्या कम है क्या? बहुत आगे। अभी आपने कोरोना कालखंड में देखा ही है। हाँ, ताली बजा रहे तो जोरदार बजाइए ना। परोपकार की भावना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फिलैंथ्रोपिक सोसाइटी, है या नहीं है? है। फिर परिवार की परंपरा सुदृढ़ है नहीं है? वो तो चाइना तो डर रहा है कि भारत के बच्चे होशियार क्यों हो रहे हैं, हमारे कमजोर क्यों हो रहे हैं। वहां की स्टडी भी आई है। हाँ, अब 2 आपका क्या नाम है? रमेश गुप्ता। रमेश गुप्ता जी के लिए ताली बजाइए जोरदार। कितना चेंज कर रहा है चाइना। क्यों कर रहा है? यही डर है। वो नेतृत्व करना चाहता है, लेकिन ये एक पैरामीटर में उसको दिक्कत आ रही है। और परिवार की भावना में मातृशक्ति बैठी है। अभी कोरोना कालखंड में भारत में परिवार जैसी यूनिट ने जो ताकत दिखाई है, अद्भुत ताकत दिखाई है, अद्भुत ताकत दिखाई। एक दूसरे की सहयोग, संपर्क, भावना, काम करने की समर्पण, अद्भुत। और देखा है, दुनिया ने देखा, तो उसमें भी हम कम नहीं हैं। इकोनॉमी की साइज, ये भी एक पैरामीटर, इसको लेकर कहते हैं भाई उसकी साइज बहुत बड़ी है, ऐसा कहते हैं ना लोग। हमारी भी अभी $3 बिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी। ट्रिलियन, हाँ, $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। 2.95 या 96 में चल रहे हैं ट्रिलियन इकोनॉमी में। और उसके बाद $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट मोदी जी ने लिया है। जल्दी वो अचीव होगा। तो इकोनॉमिक साइज में भी हम कम नहीं रहेंगे, तेजी से आपके सहयोग से आगे बढ़ेंगे। ये जो फौज बैठी है, ये इकोनॉमिक साइज को बढ़ाने वाली फौज है और विवेकानंद जी का सपना पूरा करने वाली फौज है। चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। अब तो योगी जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है। मैं कल कहाँ था, मैं एक जगह पीलीभीत था, उन्होंने कहा हमने 18 फीट की बांसुरी बना दी। मैंने कहा ये बांसुरी आपने क्यों बनाई? कि हमारे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में बांसुरी चुना है। तो कहीं बांसुरी है, कहीं जूता है, कहीं कांच का सामान है, कहीं कोई हैंडीक्राफ्ट का सामान है, सब ऐसे तय हो गए। तो इसमें इकोनॉमी बढ़ेगी, यूपी भी इसमें अग्रसर होगा। तो ये कई ऐसे कदम हैं जो इकोनॉमिक साइज को बढ़ाएंगे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा देश आगे है जी?
डीआरडीओ मिसाइलें बना रहा है साहब। डीआरडीओ मिसाइलें बना रहे हैं। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी में जापान आगे है। हाँ, टेक्नोलॉजी में जापान अभी आगे है, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम भी पीछे रहने वाले नहीं हैं। मैं इस मंच से कह सकता हूं कि जो मंत्रिमंडल के फैसले होते हैं या मंत्री परिषद में चर्चा होती है, उसके आधार पर कह सकता हूं कि टेक्नोलॉजी में हम पीछे रहने वाले नहीं हैं, तो टेक्नोलॉजी में भी आगे जाएंगे। आध्यात्मिकता भी एक क्षेत्र होता है, उसमें गहराई कितनी है? गहराई, ईसाईयत, मुस्लिम, ये सब देश है, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ये गहराई कितनी है? तो भारत विकास परिषद की उस विज्ञान भवन में जो सम्मेलन था और मोहन भागवत जी जिस गहराई से बोल रहे थे, उससे स्पष्ट झलकता है कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ही भारत अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेगा। इसमें कई काम हो रहे हैं। महर्षि अरविंद से लेकर के स्वामी विवेकानंद से लेकर के कितने ही लोग इसमें लगे थे कि स्पिरिचुअली भी हम हब बनेंगे और बनेंगे। उसमें ये स्पिरिचुअल भी एक साइंस है। उसका एक पुस्तक अगर आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी, तो एक पुस्तक स्वामी योगानंद जी की जरूर पढ़ना। योगानंद जी की पुस्तक हिंदी में भी आ गई है, कथा, योगी कथामृत, योगी कथामृत नाम है, और अंग्रेजी में ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। उसमें एक चैप्टर लिखते हैं वो अपने गुरु युक्तेश्वर गुरु से मिलने। युक्तेश्वर गुरु कहते हैं कैसे कैसे लोग हैं आगे, उसको साइंटिफिक डिसाइड करते हैं। और उन्होंने उस समय कोलंबिया में उनकी डेथ हुई थी, वही कहा था कि आध्यात्म में भारत श्रेष्ठ रहेगा। और उन्होंने कहा अगर आपको श्रेष्ठता सिद्ध करनी है, मैं ये योगानंद जी का उदाहरण दे रहा हूं, अमेरिका की बात कर रहा हूं। उनकी डेथ होती है 7 मार्च 1950, और उन्होंने कहा मेरी बॉडी को छेड़ना मत, मेरी बॉडी से आपको हमेशा ही सुगंध आती रहेगी। तो अमेरिका के लोग माने नहीं, उन्होंने कहा ये तो गलत है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, लेकिन 50 डेज के आसपास बॉडी को छेड़ा नहीं, लगातार सुगंध आती रही। तब अमेरिका की सोसाइटी ने तय किया कि जो भारतीय ज्ञान परंपरा है वो श्रेष्ठ परंपरा है। ऐसे ही एक बार मेरी बॉडी को छेड़ना मत, कोई खराबी नहीं आएगी। लोग माने नहीं। 3 दिन के बाद, बहुत वहां रिकॉर्ड में देख के आया हूं, पांडिचेरी का इलेक्शन चाल था तो देख के आया। 3 दिन के बाद किसी ने शिकायत कर दी कि ये बॉडी बदबू मार रही है, हम आसपास रहते हैं, ये ठीक नहीं है। तो पूरे फ्रांस के डॉक्टर आए टेस्ट करने, कोई बदबू नहीं, सुगंध आ रही थी बॉडी में। और उसके बाद जब उन्होंने कहा कि ये महर्षि अरविंद ने जो कहा था मरने से पहले कि भारतीय ज्ञान परंपरा श्रेष्ठ है, हम इसको मानते हैं, डॉक्टरों की टोली ने माना, और उसके बाद उनका वहां समाधि है, संस्कार हुआ। तो हम आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो गहराई है वो भी एक पैरामीटर है, क्योंकि कोई भी सोसाइटी हो किसी न किसी धर्म से चलती है। ये जो धर्मनिरपेक्ष की बातें एक राजनीतिक कारणों से होती है, लेकिन आप किसी देश में चले जाओ, ऑस्ट्रिया चले जाओ, स्पेन चले जाओ, आप किसी देश, दुबई कहीं चले जाओ, धार्मिक लोग होंगे ही होंगे, एक प्रवृत्ति होती है। तो स्पिरिचुअलिज्म में तार्किक दृष्टिकोण से सोचने वाली सोसाइटी कौन, तो उसमें भारत पीछे है क्या? भारत आगे है। विश्व गुरु, हाँ आपने ठीक बोला, विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है। क्या नाम है आपका? मल्होत्रा जी के ताली बजाइए भाई जोरदार। विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है, तो कम पीछे कहां रहेंगे? ऐसे राष्ट्रवाद की अवधारणा का भी सब्जेक्ट चलता है, उसमें कहां कम है हम? हमारे राष्ट्रवाद की अवधारणा अंतरराष्ट्रीय वसुधैव कुटुंबकम, बिल्कुल ठीक कहा आपने, अंतरराष्ट्रीय क्षितिज को लिए हुए है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसको मान्यता मिली हुई है। क्या नाम है आपका? देवव्रत पांडे। देवव्रत पांडे जी के लिए जोरदार ताली बजाइए साहब। मैं मार्गदर्शन बौद्धिक दे रहा हूं, मैं सब ध्यान करना है। यस, ये आपने यहां लिखा भी है, भारत माता की। आपदा में नेतृत्व देने की क्षमता उस देश में है कि नहीं है? किसी देश में भूकंप आ गया, क्या भारत मदद कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है, वो भी एक पैरामीटर है। वैक्सीन दे रहे हैं दूसरे देशों को, हैं? वैक्सीन दूसरे देशों को दे रहे हैं। और सैन्य शक्ति में ताकतवर
है या नहीं है? तो उसमें भी कोई कमी नहीं है मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से डोकलाम में पीछे हटा, चाइना हटा कि नहीं हटा, बताओ मेरे को। तो ये ताकत है कि नहीं है? इस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान में जाकर के कुछ करके आए कि नहीं आए? एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों को नष्ट करके आए कि नहीं आए? सैन्य ताकत भी एक पैरामीटर है, और एक पैरामीटर है जेंडर इक्वलिटी है या नहीं है। तो जेंडर इक्वलिटी में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी लोकसभा में एक हमने बिल पास किया है शादी का 18 से 21। तो महिला संगठनों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव था कि शादी की एज तो एक करो। आप कहते हैं हम समान हैं, तो शादी में भी आपने असमानता कर रखी है एज में। तो ये जेंडर इक्वलिटी का मोदी जी ने एक बड़ा कदम उठाया है कि महिलाओं की भी शादी की उम्र 18 से 21 करने का प्रस्ताव पेश किया है। जेंडर इक्वलिटी, महिला और पुरुष में समानता है या नहीं। और धीरे धीरे हम कॉमन सिविल कोड की ओर भी बढ़ जाएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की जय। अब एक विषय 5 मिनट लूंगा, छेड़ दिया तो किताब आ गई क्या भाई? एक सफर हम सफर के साथ, ये पुस्तक है, मैंने मेरी पत्नी पे लिखी है। अधिकतर लोग क्या करते हैं सफल होने के बाद ये कहते हैं कि सफलता मेरी मेहनत के कारण, सफलता कभी किसी की देन बता देते हैं। विश्लेषण करके बताना चाहिए। जब मैंने विश्लेषण किया मेरे जीवन का, तो मुझे लगा कि मेरी सफलता जो है, और आज इस मंच पे खड़ा होकर के बोल रहा हूं, केवल एक कारण है मेरी पत्नी। इसलिए मैंने किताब लिखी, एक सफर हम सफर के साथ। उसमें एक चैप्टर है छोटा, उसको पढ़ेंगे। वैसे तो कई चैप्टर हैं। विषय यह है कि शादी करने के बाद आदमी को खुश रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? फिर शादी के बाद खुश क्यों नहीं रहता है? इस किताब का सार यही है कि शादी के बाद भी खुश रहना है। टेंशन आपके जीवन में भी आ सकती है। पति समझदार हो तो वो टेंशन दूर करे, और पत्नी समझदार हो तो टेंशन दूर करे। और टेंशन दूर होने से अपना आप ही परिवार में एक सौहार्द का वातावरण बनता है, खुशहाल हो जाता है। मेरे पीरियड में भी ऐसा एक समय आया कि मुझे 2 रुपए की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए थे, नहीं दे रहे थे, परिवार के लोग भी नहीं दे रहे थे। पिताजी कहीं बाहर थे, और वो कुछ ऐसे काम करती है हैंडीक्राफ्ट का छोटा मोटा, ज्यादा स्कूल गई हुई नहीं है, वो 3-4 महीने स्कूल गई हुई है। 15 साल की उम्र, 15 साल ही मेरी उम्र, और मेरे को 2 रुपए नहीं मिलते दूसरे दिन 11 बजे तक, तो मेरा स्कूल में नाम कट जाता। उसने रात भर मेहनत की, मेरे घर में लाइट नहीं थी, चिमनी की रोशनी से एक मिनिया का कोई काम किया, एक हार जैसा बनाया, और दूसरे दिन जाकर के बाजार में बेच के आई, 2 रुपए कमाए और मुझे दिए। इसलिए मैं फीस भर सका और मैं यहाँ खड़ा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी का योगदान है या नहीं है, बताइए। तो इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हो? डरते क्यों हो आप? स्वीकार आपके मन में भी होगा कहीं कहीं भाव, स्वीकार है ना? तो वो पुस्तक पढ़ने के बाद स्वीकार करना। इसलिए उस पुस्तक का नाम है एक सफर हम सफर के साथ। मेरे शादी के जब 50 साल पूरे हुए, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक वर्कशॉप की। उस वर्कशॉप में वही एलिजिबल थे, यहाँ बैठे लोग एलिजिबल नहीं थे, जिनके शादी के 50 साल हो गए थे वो एलिजिबल थे। उसमें कलराज मिश्र थे, उसमें हुक्मदेव नारायण यादव थे, 5-7 तो एमपी भी थे, उसमें भूरेलाल जैसे आईएएस थे जिसको शादी को 50 साल हो गए, पशायत जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो थे, आर्मी के जनरल थे जिनको शादी के 50 साल हो गए थे, जोड़े 50 सभी राज्यों के थे, केरल का भी जोड़ा था, बंगाल का भी जोड़ा था, जम्मू कश्मीर का भी जोड़ा था, मध्य प्रदेश का भी था, राजस्थान का भी था, तमिलनाडु का भी था, पांडिचेरी का भी था, सब राज्यों के जोड़े थे। उनका सारांश ये था, 5 घंटे की वर्कशॉप थी, और सारांश ये था कि हमने शादी को फिजिकल मान लिया। शादी फिजिकल नहीं है, ये दिव्य है। इसलिए मैंने एक दूसरी किताब लिखी, दिव्य पंथ दाम्पत्य का, दिव्य पथ दाम्पत्य का। जो दाम्पत्य का पथ है वो दिव्य है, ये फिजिकल नहीं है। तो दिव्य पथ दाम्पत्य का तो शायद आया नहीं होगा राजीव, आई क्या? वो नहीं आई तो वो भी भेजनी पड़ेगी मुझे लगता है। फिर एक संजय सिन्हा हमारे मित्र हैं, वो मुझे जानते नहीं थे ऐसे,
लेकिन ये पुस्तक पढ़ने के बाद उसको लगा कि इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी अनुवाद होना चाहिए एक सफर हम सफर के साथ। तो उनकी पत्नी ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में भी अनुवाद कर दिया है। तो जो अंग्रेजी जानने वाले हैं वो भी इस पुस्तक को ले सकते हैं। इसलिए ये पुस्तक का जिक्र जो भाई साहब ने किया उसको मैं हाँ संजय सिन्हा जानते हो ना, आज टाइम्स नाउ के बड़े पत्रकार है, उनकी पत्नी ने मेरी इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो भी जर्नलिस्ट है, कहानी का शौक है। और संजय सिन्हा कहानी, लेकिन उन्होंने एक नया रूप दिया है कि रिश्ते खून से बनते हैं, निश्चित रूप से बनते हैं, लेकिन खून के अलावा भी रिश्ते बन सकते हैं। तो फेसबुक फ्रेंड्स परिवार है उनका, उस पर वो कहानियां सुनाते हैं, संजय सिन्हा की कहानियां। और कहानियां सुना करके वो समाज में जागृति लाते हैं। कोई ब्लड डोनेशन का काम कर रहा है, कोई किसी अस्पताल में सेवा कर रहा है, वो कहानियां डेली कहते हैं। आप देखते हो कहानियों को? हाँ, समुद्र के साथ वाला वो 2 रुपए की कहानी मेरी भी है उसमें, मेरी भी 2 रुपए की कहानी है उसमें। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जिनका जिक्र आज मुझे करना था। अब मैं लास्ट में एक मंत्र है उसको पढ़ करके समाप्त करूंगा। लेकिन एक अभी बैठा था, मैं देख रहा था कि दुख समाचार भी है सुरेश जी भाई साहब, जो हमारे प्रकाश जी थे ना, प्रकाश जी ये वनवासी कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय व्यवस्था प्रमुख, वो रहे नहीं है, वो अभी सूचना आई है। तो बैठक के बाद उनको भी अपन श्रद्धांजलि दे सकते हैं। वो बहुत अच्छे आदमी थे, मेरे संस्कृति मंत्रालय में भी बीच में आके गए, तो उनका भी भारत के प्रति बड़ा रुझान था और वो आदिवासी क्षेत्र में कुछ काम करना चाह रहे थे। तो अभी मैंने पढ़ा तो उसका भी समाचार मैंने सुना। तो अंत में जो अमृतम विषय, उस पर एक श्लोक है बहुत अच्छा, अस्तो मां सद्गमे, अस्तो मां सद्गमे, तमसो मां ज्योतिर्गमे, मृत्योर मां अमृतम गमे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।